हेलो एंड वेलकम दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैं बनाया था बीए सेकेंड ईयर की, उसमें मैं सिलेबस बताया था पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, और नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपके लिए बीए सेकेंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अभी आपकी अप्रैल की जो परीक्षाएं आ रही हैं उन पेपर्स में आ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को और वीडियो में आप चीज़ों को समझिएगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो, कि बीए जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर उसको रटेंगे यानी कि अगर आप उसको क्रैमिंग करेंगे, रट्टा मारोगे, तो कुछ भी नहीं होना जाना है यार। चीज़ों को समझो। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है हमारा। मैं भी बीए से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, एमपीपीएससी के लिए हो सकता है। तो क्यों उसको रटते हो? अच्छे से समझो और इसी समझ के बेसिस पर हमारा ये चैनल बनाया हुआ है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। मैं बहुत डिटेल में कंटेंट आने वाले फ्यूचर में लाने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिलेबस का वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ पर आपका टॉपिक था सिलेबस में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो उसकी विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों फर्स्ट लाइन में? हिंदू राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं का विकास अति प्राचीन काल से ही विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। यानी कि जो हिंदू धर्म का राजनीतिक विचार है और जो संस्थाओं का विकास है, वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही है। आप जानते हैं प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थीं जो धर्म से संबंधित थीं। आगे लिखा हुआ है, युगों के मूल्यों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होते रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते गए। जैसे कि आप जानते हो कि पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, फिर समय आया तो क्या हुआ, लोकतंत्र आ गया, बदलाव हुआ। इसी तरह से बदलाव की बात यहाँ पर बता रहे हैं आपको। क्या लिखा है फ्रेंड थर्ड लाइन में? प्राचीन भारत में जो भी राजनीतिक चिंतन किया गया है उसकी कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं थीं जो उसे पाश्चात्य देशों के राजनीतिक चिंतनों से भिन्न करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। पाश्चात्य देशों की अगर हम बात करें, जैसे अगर आपने सुना होगा बीए में प्लेटो के बारे में, अरिस्टोटल की, जिसको आप अरस्तु बोलते हैं, सुकरात के बारे में, तो उनके विचार कुछ अलग थे। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक चिंतकों की बात करें हम तो उनके विचार बिल्कुल भिन्न थे। आगे बता रहे हैं, ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक प्रगतियों, राजनीतिक उथल पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित थीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लाइन आपके लिए हो सकती है कि विशेषताओं में आपके लिए क्या लिखना है कि भारत की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक उथल पुथल और बौद्धिक विकास से पूरा का पूरा जो राजनीतिक चिंतन है वो प्रभावित हुआ था। तो उसी क्रम में, उसी श्रेणी में आपके लिए यहाँ पर पहला पॉइंट बता रहे हैं कि पहली विशेषता क्या हो सकती है। तो यहाँ से आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं अगर आपके लिए पेपर में क्वेश्चन आता है उस केस में। वैसे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत पूछती है यूनिवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। तो देखिए कितना अच्छा हमारा देश है कि हम आध्यात्मिकता की ओर झुकाव की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। तो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि आध्यात्म क्या होता है, तो सेकंड लाइन में बता रहे हैं आपके लिए। यानी कि आध्यात्म का मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से ही आत्मा और परमात्मा जैसे आदि भौतिक तत्वों पर जिस गहराई के साथ विचार किया है उसका उदाहरण विश्व के किसी भी देश में प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप जानते हो तो यूरोप देशों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भगवान से इतना ज़्यादा लगाव लोगों का नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे देश की बात करो तो हमारे देश में मतलब आप समझ रहे हो कि लोग बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए हैं, खासतौर से हिंदू धर्म के लोगों की हम लोग बात करें तो यही आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ओर क्या है, झुकाव है। देखिए, मैं वीडियो में आपके लिए हर एक लाइन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ खास चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ।
PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि एक लाइन बताऊंगा, लेकिन आपको जो भी बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बता रहे हैं आपके लिए कि जीवन के हर पहलू में जो भी विचार किया गया उसका सदैव दृष्टिकोण आध्यात्मिक ही रहा है। यानी कि प्राचीन काल में जो लोग थे, हमारा जो देश था, उसमें हर व्यक्ति जो भी कार्य करता था वो आध्यात्मिक तरीके से ही करता था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कुछ चीज़ें आपके लिए, जैसे कि राजा का उद्देश्य। तो राजा का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक अथवा इंद्रिक सुख प्रदान करना मात्र नहीं था, वरन उसका लक्ष्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना था जिसमें व्यक्ति निर्बाध रूप से आत्मा के पुनरुत्थान हेतु प्रयास कर सके। तो राजा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, यहाँ पर ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। और राज्य का स्वरूप, राजा के कार्य, व्यक्ति, राजा का संबंध, राजा की शक्तियाँ, राजा की जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उस समय थीं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तरीके से ही, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में ही राजा सारे कार्य करता था। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने करवाया, ऐसे ही कई लोग राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने भी करवाया। तो कहीं ना कहीं राजाओं की बात यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि राजा भी आध्यात्मिक रूप से झुके होते थे और उसी बेसिस पर वो उनकी राजनीति को चलाते थे। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरी विशेषता की बात करें मित्र, लिखा हुआ है राजनीति एवं धर्म का समन्वय। यानी कि पुराने समय में राजनीति और धर्म का आपस में एक बहुत बड़ा समन्वय, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा संबंध था। आप संबंध लिख सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन प्रशासन परंपरा में धर्म तथा राजनीति का परस्पर संबंध था। कभी धर्म राजनीति के अधीन होता था और कभी राजनीति धर्म के अधीन होती थी। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण, इन सभी ग्रंथों में आपके लिए कई तरह की धार्मिक और कई तरह की राजनीतिक घटनाएं मिलेंगी। राज्य को धर्म का मापदंड माना गया है। यानी कि जो राजा होता था, जो सरकार होती थी, उसको धर्म माना जाता था। राजा के प्रति प्रजा की स्वामी भक्ति का आधार मुख्य रूप से धार्मिक था। तो प्रजा जो थी वो उसी राजा को सपोर्ट करती थी, उसी राजा को पसंद करती थी। राजा कैसा था? धार्मिक था। अगर कोई राजा धार्मिक ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा जनता को परेशान करता हो, मारता पीटता हो, छल करता हो, और इसके अलावा बोलते हैं ना, वो एक बहुत प्यारी सी बोल सकते हैं अपन लोग की एक कहावत है कि कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते थे जो दिन में जो है राजा बनते थे और रात में लुटेरों को मदद करते थे, अपनी जनता को लूटते थे। तो वैसा राजा नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे खास बात थी। तो ये आप सेकंड पॉइंट समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं आपके लिए फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। हमारी भारतीय राजनीतिक चिंतन में, राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। बिल्कुल, बिकॉज जो भारतीय समाज है सबसे अच्छा समाज में माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग लंबे समय से एक बोल सकते हैं आप लोग के समन्वय के भाव से रहे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, तो लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था रही और समय समय पर उसमें जैसे परिवर्तन आए, उसके हिसाब से ही राजनीतिक व्यवस्था भी अपना स्वरूप बदलती चली गई। आप जैसा कि जानते हैं कि समाज का विभाजन 4 वर्णों में रहा, और 4 वर्ण का नाम आप समझते होंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो यह समझा जाता था इन 4 वर्णों के हिसाब से कि राज्य का मुख्य कार्य इस व्यवस्था की रक्षा करना है। तो जो भी ब्राह्मण होते थे वो राजा से ही बोलते थे कि आपको राजा चारों वर्णों के जो कार्य हैं, अब आप लोग कमेंट जब करेंगे मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन 4 वर्णों की एक हिसाब से बोल सकते हैं अपन लोग की व्यवस्था बनाना राजा का कार्य होता था। समाज में जब जब नए धर्म आए, जैसे कि इस्लाम आया, विदेशी आक्रमणकारी आए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्रिश्चियंस के रिलीजन वगैरह आए, तो वर्ग भेद बढ़ता चला गया और राज्य शक्ति पर क्षत्रियों के अधिकार समाप्त होता चला गया। तो जैसा है ना कि हमारे धर्म में तो क्षत्रियों का ही राज रहा, यानी कि राजपूत लोगों ने, ठाकुरों ने ही राज किया। लेकिन जब अंग्रेज आए या जो मुस्लिम अटैकर्स आए देश में, तो इन लोगों ने इस परिभाषा को बदल दिया। तो सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव था हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स, राजा के कार्यों का विशद वर्णन। हर राजनीतिक ग्रंथों में, चाहे आप अर्थशास्त्र की बात कर लें जो चाणक्य ने लिखा हुआ है, और चाहे आप बात कर लें मेगास्थनीज की बुक इंडिका की, हर एक किताब में, राजनीतिक ग्रंथों में
राजा के पद का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये जो किताबों के नाम मैंने आपके लिए फ्रेंड्स अभी बताए, इसमें राजपद की योग्यता, उसका महत्व, कार्यों का विशद वर्णन, ये सारी चीज़ें मेंशन है, क्योंकि इन्हीं किताबों से ही जो आने वाले राजा हुआ करते थे उस समय, या जो फ्यूचर के राजा थे, वो इन चीज़ों में बिलीव करते थे कि यार हमारे राजा महाराजा या हमारे परिवार में जो राजा थे वो ऐसे थे, तो हमको ही वैसा बनना है। बिकॉज होता है ना, एक हम बोल सकते हैं कि एक जेनेटिकली प्रभाव होता है कि अगर हमारे घर में कोई IAS IPS है, या हमारे यहाँ कोई सभी गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो हम लोग हमारा क्या मन होता है, यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा। तो एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रभाव, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है लोगों पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 5वां पॉइंट, दंड नीति का महत्व। दंड भी हुआ करता था, तो बताया है कि दंड राज्य का आधार होता है। दंड के बिना राज्य अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच भी है, बिकॉज अगर राजा राजनीति में दंड नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं ना कि समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो लिखा हुआ है कि महाभारत व मनु के अनुसार दंड ही शासक है। दंड को धर्म कहा गया है क्योंकि यह हर व्यक्ति को उसकी मर्यादा में बनाए रखता है। तो ज़रूरी है ना, अगर आप दंड नहीं देंगे तो इंसान मर्यादा में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर मानने के लिए कि सज़ा ना हो, कानून सज़ा ना दे, तो इंसान कुछ भी करेगा। तो ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ दंड नीति का ही महत्व था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ये आपको लिए ध्यान रखना है। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें दोस्तों। अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क करूँगा, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। PDF में से आप पढ़ लीजिएगा बाद में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मैं भी आपके लिए बता रहा था, अर्थशास्त्र किताब है कौटिल्य की, उसने दंड नीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। और उसने बताया है कि सभी विद्याएं दंड की अंतर्गत ही आती हैं। तो प्राचीन राजनीतिक दृष्टिकोण में 3 तरह की चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ तथा काम। चलिए, इसके बाद 6 पॉइंट बताया, विचारों की अपेक्षा संस्थाओं का महत्व। तो विचारों की अपेक्षा संस्थाओं का महत्व से मतलब कि एक व्यवस्था, आप समझिए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विचार, एक होती हैं संस्थाएं। तो विचार से मतलब कि कोई भी राजा अपने हिसाब से कुछ भी करे, तो ऐसा नहीं कर सकता था वो। क्यों? क्योंकि संस्थाएं थीं। अब आपके लिए मैं इसके लिए वर्तमान या प्रेजेंट के एग्जांपल एक देना चाहूँगा। जैसे मान लें के लिए कि हमारे देश में आज सरकारी तंत्र है, लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं, प्रजातंत्र। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारें जो है वो अपने मन से कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा मतलब लोग सोचते हैं। लेकिन कितना ही सरकार अपने मन से कर ले, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री है, कोई भी आप मतलब मैं तो ये तक बोलूँगा कि विधायक तक की मैं बात करूँगा, मैं तो मुख्यमंत्री तक बात करूँगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या है हमारे देश में, जनता के लिए क्या है हमारे देश में, संविधान बनाया गया है। तो उस संविधान में जो लिखा हुआ है वही करोगे ना। उसके खिलाफ अगर कुछ करोगे तो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। आपने खबरें भी सुनी होंगी कि जैसे मान लो कि CM ने या PM ने या कोई भी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ संविधान के विपरीत किया तो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उसी हिसाब से प्राचीन व्यवस्था भी थी कि संस्थाओं का महत्व था, ये आपके लिए समझना है। तो लिखा हुआ है कि हिंदू राजनीति के ग्रंथकारों ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाओं को बनाया है। तो संस्थाओं का बहुत महत्व था। संस्थाओं का महत्व, संगठन, उनका कार्य का वर्णन किया गया है बहुत सारे ग्रंथों में। और राजनीतिक मान्यताओं, सिद्धांतों का वर्णन केवल प्रासंगिक रूप से किया गया है। ये कोई खास लाइन नहीं है, आप मत कीजिएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि राजनीतिक संगठन जो होते थे और उनके कार्य जो होते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये 5 हेडिंग्स आपके लिए या 5 पॉइंट आपके लिए राजनीतिक विशेषताओं के मिल चुके हैं। तो आप इनको तैयार कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद में हम लोग अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2nd बोलना है तो आप 2nd बोलो, या 1st क्वेश्चन का वाला आ था, ये 1st क्वेश्चन का हुआ है। देखिए ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ BNB 20 प्रश्न की जो बुक आती है उसमें से, उसकी PDF की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। और साथ में मैंने कुछ मटेरियल और भी बुक्स का लिया हुआ है, तो आप उनको थोड़ा सा समझिएगा। तो लिखा हुआ है कि मनु के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी आपके सिलेबस में था, पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उसमें जाकर और देख सकते हो सिलेबस को। और वीडियो ही नहीं, आप तो गूगल करो यार, गूगल पे थोड़ा सा मेहनत करो। आप लोग क्या मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो बस सब चीज़ें बनी बनाई मिल जाए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, PDF को देखो गूगल पे जाके, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये बी वाला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, मनु के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला और ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दे रहे हैं आपके लिए कि प्राचीन हिंदू राजदर्शन में सर्वप्रथम स्थान मनु को प्रदान किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। कई ग्रंथों में तो मनु को ही प्रथम मनुष्य माना गया है इस पृथ्वी पर, ऐसे ही बताते हैं। तो वो एक बहस का विषय, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये मानेंगे कि मनुस्मृति जो है एक ग्रंथ होता है और मनुस्मृति में ही सारे चार वर्णों का जिक्र किया गया है। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है और शूद्र का क्या कार्य है। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, परंतु इसमें मानव जीवन के समस्त पहलुओं का चित्रण किया गया है। तो मनुस्मृति मतलब बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत कुछ बताया हुआ है। मनुस्मृति हिंदू कानून व्यवस्था की आधारशिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, MCQs में, कि मनुस्मृति क्या है? हिंदू कानून व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। मतलब हिंदुओं के जो कानून चलते हुए आ रहे हैं पुराने समय से, प्राचीन समय से, उन कानूनों को किसके हिसाब से बनाया गया? मनुस्मृति के हिसाब से बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा। हालांकि मनुस्मृति पर विवाद बहुत है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जैसे कि आप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनमें अगर PSC, MPPSC या UPSC की तैयारी वो कर रहे होंगे तो उनको बताया गया होगा कि मनुस्मृति को अम्बेडकर ने जला भी दिया था संसद के बाहर, क्योंकि ये साफ साफ भेदभाव बताता है, ऐसा अम्बेडकर का मानना था। तो ये चीज़ें थी, लेकिन हम फिलहाल में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बस समझिए आप। तो मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो ये बताया गया है कि ये हर समय चलेंगी ये चीज़ें और हर जगह चलेंगी ये। तो बिल्कुल सच बात है। आप देखिए ना, मनुस्मृति कब लिखी गई? आज से लगभग 2000 साल पहले। मैं आपके लिए इसकी डेट बता देता हूँ कि जो है 200 BCE के आसपास इसको लिखा गया था और 200 CE का भी जिक्र मिलता है। तो इनके आसपास लिखा गया था और सोचो ना, आपके 2000 साल पहले लिखा गया और आज भी वो चीज़ चल रही है। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था हमारे समाज में चलती है, हिंदू समाज में। तो इसको आप समझ सकते हो। तो इसके साथ ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब समझते हैं राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। तो मनु के राजनीतिक विचारों की बात कर रहे हैं हम, तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार दिया है ये थोड़ा सा आप समझिए। तो मनु जो थे वो क्या बोलते हैं, मनुस्मृति क्या बोलती है? वो बोलती है कि राज्य है जो है वो देवीय है। राज्य मतलब राजा, यानी कि सरकार। तो ऐसा माना जाता है पुराने समय में कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ही बहुत अच्छा है। देवी उत्पत्ति, तो क्या लिखा है? उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी देवताओं से तुलना की है। वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ ही उसका समन्वय स्थापित किया है। तो क्या बताया हुआ है कि राज्य, राजा देवता का एक स्वरूप है, देवता का एक रिप्रेजेंटेटिव, देवता का आप बोल सकते हैं कि प्रतिनिधि के तौर पर राजा कार्य करता है। और सामाजिक समझौता इसीलिए किया जाता है समाज में, जिससे जनता का सामाजिक समझौता किसके साथ हो जाए? राजा के साथ हो जाए। तो मनु संहिता में, मनुस्मृति में दैवी सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से भी बताया गया है। तो वैज्ञानिक रूप से जो बताया गया है वो MA वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो BA वालों के लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप देवी उत्पत्ति का सिद्धांत समझ लें। बाकी जो MA वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये जब MA की वीडियोस बनाऊंगा इस चैनल पर तब बताऊंगा। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, दूसरा राज की उत्पत्ति का सिद्धांत मनु कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से वो बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लिखा हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी। यानी कि ये बताया हुआ है कि आज जैसा आप देखते हो कि आज सरकार है, राजा है, राजा मतलब जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं आज तो, लेकिन पहले राजा हुआ करता था। और उसके पहले क्या था? उसके पहले प्राकृतिक अवस्था थी। यानी कि आज से 5000-10,000 साल पहले आदि मानव रहते थे जंगलों में। जंगल थे, ना तो किसी का किसी के ऊपर कोई शासन था, कोई रूल था, ना ही किसी का कोई राजा था। हर इंसान अपने आप में फ्री था। तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं, खासतौर से पाश्चात्य यानी कि यूरोप के लोग, इस व्यवस्था को वो लोग सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना यार। अब कैसे हो सकता है आप सोचो। आगे देखा है, यह प्राकृतिक अवस्था मतस्थ न्याय की अवस्था थी। मनु द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था हाब्स के विचारों से मिलती जुलती है। तो जो दोस्तों मैं भी आपको बता रहा था
कि पाश्चात्य जो यूरोपीय विद्वान हैं या जो यूरोपियन थिंकर्स हैं उनमें एक थे हॉब्स। तो हॉब्स ने भी बेसिकली जो है प्राकृतिक अवस्था की बात की है कि प्राकृतिक अवस्था आनी चाहिए, लेकिन हॉब्स के विचार जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि आप सोचो ना, अब सरकार के बिना हम नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। आगे दिया हुआ है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि। तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर दैवीय सिद्धांत, उसी से मिलता जुलता ये तीसरा पॉइंट है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो मनु ने क्या बताया है दोस्तों, मनु बोलते हैं कि राजा के दैवीय स्वरूप को स्वीकार करते हुए उन्हें देव माना गया है, इसलिए पुराने समय में राजा की बुराई करना क्या था, गुनाह था। राजा की बुराई करने के हिसाब से बुरा माना जाता था। और अब इसमें लीजिए कि इसी का फ़ायदा भी कई राजाओं ने उठाया और बोलते थे कि हम भगवान का स्वरूप हैं और हमारी बुराई मतलब भगवान की बुराई। तो ऐसी मतलब चीज़ों को क्या किया उस समय फैला दिया गया समाज में, ये झूठ फैला दिया गया। तो बोल सकते हैं अपन लोग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कितना सच था कितना झूठ था, लेकिन जो बताई हुई चीज़ें जो मैंने पढ़ा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मनु का विचार है कि राजाज्ञाओं का पालन करना हर व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। तो मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि राजा जो भी कहे उस चीज़ को मानना चाहिए, क्योंकि राजा का अपमान करना, जो मैं आपको बता रहा था, देवताओं का अपमान करने के समान है। वाह भाई वाह, मौज कर दी इनने तो मतलब। तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानवीय समझौतों पर आधारित ना होकर ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। तो बेसिकली मनु क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तो स्वयं भगवान ने की है, मनुष्य ने राज्य नहीं बनाया हुआ है। अभी जो आज के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हमने सरकार बनाई हुई है। बिल्कुल हमने बनाई हुई है, आप अगर वोट नहीं दोगे, हम वोट नहीं देंगे, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से इस पॉइंट में क्या बताया हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा पर हुई है, इसलिए राजा की बुराई करना, सरकार की बुराई करना, ईश्वर की बुराई करना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो मतलब राजनीति विज्ञान कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना मतलब शानदार सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ें कैसी घुमा घुमा के बताते हैं आपके लिए। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके लिए। फिर भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से राजधर्म, राजा के कार्य, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पर, तो इस वजह से मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कंटेंट में और पोस्ट करूं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बीए के ग्रुप में जो सेकंड ईयर वाले आपके दोस्त यार हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए। क्योंकि ये यूट्यूब पर मेरे एक बहुत प्रयास है कि मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा सकूं, जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। तो मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।